हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, बहुत टाइम से व्यूअर्स की डिमांड थी कि MTE 8 पे वीडियोस बनाइए, तो उन्हीं व्यूअर्स की डिमांड्स को देखते हुए आज हमने MTE 08 पे वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से, जिसका नाम है द नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने +1 +2 में तो पढ़ा होगा। उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशंस को यूज करके आज हम नेक्स्ट वीडियोस बनाए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग थ्योरम्स जो होंगी वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स और पेपर में आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी टाइप्स आज पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो विद फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, ये आपके समझने के लिए है, आपको ये नोट डाउन नहीं करना है। ये सिर्फ गो थ्रू होने के लिए कि जो आपने +1 +2 में पढ़ा है उसका लिंक इस चैप्टर के साथ जोड़ने के लिए मैंने डेफिनेशंस बनाई हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को याद ना हो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या थी, उसमें क्या था, तो उसी चीज को रिमाइंड अप करने के लिए हमने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। वो कहती है the equation with one or more dependent variables to its derivative with respect to independent variable is known as differential equation। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होंगे, और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और उसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट होगा। अगर एग्जाम्पल लेके देखें, एग्जाम्पल जैसे कि ले लें dy/dx इज इक्वल टू sin x। इसमें जो y है इट विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन x, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। dy/dx इज इक्वल टू sin x। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज y एक या दो, इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, dx पे, x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x हियर। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल विद इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस तो देखिए, तो ऑर्डिनरी का मतलब यहाँ पे क्या है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू सिंगल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक सिंगल वेरिएबल होगा, दो या दो से ज्यादा नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक्शन लेके कोई इक्वेशन देखें, d² dx² प्लस y इज इक्वल टू x²। ऐसे इक्वेशन जिसमें y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो कौन सा है, x। नेक्स्ट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्चुअली हम डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि वहां पे जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो वहां पे हम डी ना यूज करके हम पार्शियल डिफरेंशियल करली यूज करते हैं। तो ये हो गया। लेकिन डेफिनेशन क्या है, द इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव, उसका कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, लेकिन उसके साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो दो या दो से ज्यादा होंगे। मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा, वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर सकता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें यहाँ पे जैसे करली स्क्वायर v अपॉन करली x² प्लस करली स्क्वायर v अपॉन करली y², करली स्क्वायर v अपॉन करली z² माइनस z इज इक्वल टू 0। ऐसी कोई भी इक्वेशन ले लें जिसमें अगर आप v देखें, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव वो v है, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v का ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब कि v इज डिपेंड अपॉन x, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट again v is depend upon y, that is independent variable again, and here curly square v upon curly z², it means here that is v is depend upon the independent variable, that is again the z. Here it means x, y, z are the independent variables here, and v is only one वेरिएबल दैट इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट
वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पार्शियल में क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल की बजाय 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो चलिए आगे हम एक एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें एग्जामिन करना हो कि कौन सी इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती है, ऐसी कौन सी इक्वेशंस है अगर हमें एग्जामिन करना हो। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें हमें ये फाइंड करना है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं तो ये पता कीजिए कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख के दूं आपको, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्यू प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y cube is equals to 5x plus 2। तो इस इक्वेशन में क्या है कि यहाँ पे अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, और उसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज x। सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन होगी, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज dy अपॉन dx। अगर इस तरह की इक्वेशन हो आपके पास, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to x लिमिट साइन x एंड y इज फंक्शन ऑफ s विथ dx। अब यहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज y हियर, y इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे जो साइन फंक्शन है वो दो चीजों का फंक्शन है, साइन किसका, x और y। लेकिन यहाँ पे जो y है, यहाँ पे y इज डिपेंडेंट अपॉन x, यहाँ पे जो y है इट इज डिपेंड अपॉन अनदर वेरिएबल दैट इज s। तो यहाँ पे जो s है दिस वुड नॉट बी एबल दैट कि यहाँ पे जो y है इट वुड बी फंक्शन ऑफ x, और राइट हैंड साइड में उसी इक्वेशन में अगर हम लिखें कि y इज अ फंक्शन ऑफ s, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, नॉट एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, कर्ली स्क्वायर u कर्ली स्क्वायर x कर्ली स्क्वायर u कर्ली y स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u कर्ली z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, दो तरीके से आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट इज यहाँ पे एक तो कर्ली लगा हुआ है दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। दूसरा यहाँ पे जो वेरिएबल है u, डेरिवेटिव है u विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। हियर x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे u इट इज डिपेंडेंट अपॉन z, तो u इज डिपेंडेंट वेरिएबल हियर एंड z इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे देखो 1 2 3 तीनों केसेस में, तीनों डिफरेंशिएशन में u इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड हियर The independent variables are 2 or more। यहाँ पे टोटल 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज dy अपॉन dx x into y is a function of x। Here y is a function of x। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे y फंक्शन ऑफ x प्लस 1 कैसे हो गया, y शुड नॉट बी द फंक्शन ऑफ x प्लस 1। या तो दोनों तरफ ही फंक्शन जो है वो सेम हो, यहाँ पे भी y इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस 1, यहाँ पे भी y इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस 1, या दोनों ही तरफ y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो दोनों ही यहाँ पे कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें एक और एग्जांपल, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स
प्लस y इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 to t साइन अब यहां पे देखिए इस इक्वेशन में y is dependent upon x. Here y is another dependent upon x and y function. y is dependent variable and x is independent variable. तो यहाँ पे जो साइन it is x into y is a function of s. यहाँ पे y is a function of x और यहाँ पे y is a function of x. s हो गया. ये दोनों तरफ सेम फंक्शन नहीं है. ये वही वाली कंडीशन बन गई जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी. तो ये भी नॉट डिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज curly square w upon curly t square which is equals to a square curly square w upon curly x square. तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक w है that is depend upon t here, w is depend upon x here. So w is the dependent variable and w is dependent variable on two independent variable that is t and x. जिस इक्वेशन में एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और दूसरा सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे करली करली आपको दिख रहा है लिखा हुआ, तो ये इट इज ऑब्वियसली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसके साथ हमने कितनी वेरियस एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की कि कौन सी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, कौन सी इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती. तो ये हमने सभी समझे हैं और इसके बाद हम आगे नेक्स्ट डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं और उसके बेसिस पे एग्जांपल करेंगे. वीडियो देखते हुए अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए. और इतने में आप अगर अभी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे. चलो ये नेक्स्ट करते हैं. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. इसका मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, जैसे कि एक ही इक्वेशन हो, एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हो जिसमें एक तरफ डबल डेरिवेटिव हो, उसके बाद सिंगल डेरिवेटिव हो, उसके बाद एक सिंगल वेरिएबल हो विच इज इक्वल टू समथिंग एल्स. तो वहां पे सिंगल डेरिवेटिव भी है, डबल डेरिवेटिव भी है. तो उसमें कौन सी डिग्री ज्यादा है, किसका ऑर्डर हाई है? डबल डेरिवेटिव का. तो वहां पे उसका उस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2. अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी है जिसमें ट्रिपल डेरिवेटिव भी है, करली क्यूब अपॉन करली डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब हो गया, प्लस उसके बाद डबल डेरिवेटिव है, उसके बाद सिंगल डेरिवेटिव है, उसके बाद एक वेरिएबल है विच इज इक्वल टू समथिंग एल्स, 0 हो गया. तो वहां पे ट्रिपल डेरिवेटिव भी है, डबल भी है, सिंगल भी है. तो उसमें उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा दैट इज 3. तो इस ऐसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम, अगर मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पे लिख के बताऊंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ. मैं सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में आने वाले इस चैप्टर में जितने भी आने वाले क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्स जो है बहुत करीब आ चुके हैं और आपके लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा चैप्टर गो थ्रू हूँ. लेकिन जितने भी चैप्टर्स में क्वेश्चन हैं और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे जो डायरेक्ट पेपर में आते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस कर रही हूँ. उसके साथ साथ मैं आपको समझाती जाऊंगी. उसके अलावा जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जितना भी है, वो इतना उसे फोकस करने की जरूरत नहीं है. मैंने सारा पढ़ा है, जितना भी उसमें कुछ भी ध्यान देने वाली बात है मैं सभी यहाँ पे डिस्कस करी है. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? डेरिवेटिव कहाँ है? डेरिवेटिव इज हियर.
तो डेरिवेटिव कितना है, डबल डेरिवेटिव, जितना यहाँ पे डेरिवेटिव है उतना ही उसका ऑर्डर हो जाएगा, दैट इज 2. वेरी इजी टू फाइंड. नेक्स्ट इज x प्लस वाई dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव था, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑर्डर 2 लिखा. इस केस में डेरिवेटिव इज सिंगल बट उस डेरिवेटिव का स्क्वायर है. यहाँ पे डेरिवेटिव सिंगल ही है लेकिन उस डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर किया गया है. तो इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ऑर्डर 1 आएगा या 2 आएगा. मैंने बोला है b के साथ जो भी लगा है हाईएस्ट, सबसे पहले डेरिवेटिव कहाँ है वो ढूंढिए, यहाँ पे है. तो d के साथ क्या लगा है, सिंगल सिंगल, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा, 1. आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है. यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ, अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो इसका स्क्वायर ही आएगा. यहाँ पे डेरिवेटिव डबल नहीं होने वाला, डेरिवेटिव सिंगल ही होगा, इसलिए इसका ऑर्डर 1 है. नेक्स्ट इज, so this is known as first order differential equation, this is known as second order differential equation. और d cube y dx cube इसका है होल स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस x स्क्वायर dy upon dx cube which is equals to 0. यहाँ पे आपको सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज आपको डिफरेंशियल कहाँ पे है, डेरिवेटिव कहाँ पे लिखा है वो आपको ढूंढना है. तो डेरिवेटिव कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस केस में भी है, सभी केसेस में है. तो आपको कौन सा चूज करना है जो कि हायर डेरिवेटिव होगा. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, इट इज क्यूब हियर, इट इज नॉट ट्रिपल डेरिवेटिव. तो यहाँ पे इसकी पावर 1, यहाँ पे 1, फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया ऑर्डर यहाँ पे 1. तो इसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो इस केस में भी सिंगल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है. यहाँ पे इस केस में देखिए d के ऊपर 2, मतलब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव किया गया है, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है. तो इस केस में पावर पे मत जाइए, तो डिफरेंशियल कौन सा है, यहाँ पे क्यूब है, मतलब ये यहाँ पे 3 बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ. तो सभी में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हो गया, ये वाला. तो इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3. दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट इज कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली y स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x विच इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आपको सबसे पहले डेरिवेटिव ढूंढना है. डेरिवेटिव तीनों है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ भी नहीं, ये भी डबल है, ये भी डबल है. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑर्डर इट इज इक्वल टू 2. इट इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट इज d4y dx4 is equals to 0. It is obvious. यहाँ पे it is fourth. This is known as fourth order differential equation. दोबारा समझ लेते हैं. ऑर्डर क्या होता है कि जो भी डेरिवेटिव होगा उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको ढूंढना है. जो हाईएस्ट पावर आपको याद नहीं रखनी, जो कि हाईएस्ट, जो कि ज्यादा टाइम में डेरिवेटिव हो रहा है, उसे हम बोलेंगे कि उसका ऑर्डर है. कैसे फाइंड करेंगे, डेफिनेशन में आपको नहीं जाना है. तो कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन में क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि डिफरेंशिएशन कहाँ पे लिखा है, dy अपॉन dx, या फिर आपको ऐसे भी दिया जा सकता है इस केस में, जैसे कि d डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो आपको पता होगा +2 में भी हमने ये सीखा है कि इसका मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव. 2 डैशेस हैं तो डबल डेरिवेटिव. अगर यहाँ पे लिखा होता डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव दिस, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या था, फिर भी 2 था. अगर इसके साथ 3 लगा देते तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है. तो हमने कौन सा लेना है, जो हाईएस्ट है. आपको सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट चूज करना है. तो इस केस में यहाँ पे जो डेरिवेटिव है, इट इज एक्चुअली रिटन एज ऐसे.
लाइक दिस, सिंगल डेरिवेटिव y डैश का होल स्क्वायर, लेकिन डेरिवेटिव तो सिंगल ही करोगे ना, तो डेरिवेटिव सिंगल ही करोगे तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 है। तो इस केस में कितने सारे डेरिवेटिव dy अपॉन dx लिखे हुए हैं, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, ट्रिपल वाला। यहाँ पे नहीं जाना है, दिस इज पावर लाइक दिस। तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3। यहाँ पे 3 इंटू 2 भी नहीं करना है, ये आप बात ध्यान में रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे डबल डबल सिंगल, तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, डबल, ऑर्डर 2। यहाँ पे ऑब्वियस है कि इसकी एक ही डेरिवेटिव है और उसकी पावर 4 है, तो ऑर्डर इज 4th एंड नोन एज फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज नोन एज फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद ऑर्डर कर लिया, इसके बाद हम देखते हैं डिग्री। डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री फाइंड, ऑर्डर एंड डिग्री, ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं डिग्री पे। डिग्री क्या है, इट इज द हाईएस्ट कंपोनेंट या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन होगी, डेरिवेटिव उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी, उसकी हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट जो कंपोनेंट होगा उसे बोलेंगे कि उतनी ही उसकी डिग्री है। मतलब जैसे कि मैंने अभी जो हमने लास्ट में इक्वेशन करी थी उसमें मैंने बोला था कि dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है, तो वहां पे dy अपॉन dx का मतलब क्या है कि इट इज सिंगल डेरिवेटिव, लेकिन उसकी पावर कितनी थी, 2, तो वो 2 क्या है, उसकी डिग्री है। कैसे, इक्वेशंस के साथ हम सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि इसकी डिग्री क्या है। फर्स्ट इज y माइनस एक्स dy upon dx equals to 1 plus dy upon dx क्यूब। तो यहाँ पे डेरिवेटिव सबसे पहले आपको ढूंढना है, डेरिवेटिव तो यहाँ भी है, ये तो यहाँ भी है। अब इस केस में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये भी है, ये भी है। तो इसमें उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पार, उसका मैक्सिमम कंपोनेंट कितना है, यहाँ पे इसका कंपोनेंट 1 है और यहाँ पे इसका 3 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 3। नेक्स्ट y माइनस एक्स dy अपॉन dx होल स्क्वायर r स्क्वायर 1 प्लस dy ऑन dx क्यूब। अब यहां पे देखिए डेरिवेटिव भी है, पूरी इक्वेशन का होल स्क्वायर, पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसका क्यूब है। अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर भी सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वहां पे भी जो हाईएस्ट जो डिग्री होगी, हाईएस्ट जिसकी पावर होगी वो 2 होगी, dy अपॉन dx होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे इस केस में तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे इसका पावर देखिए, इट इज क्यूब, dy अपॉन dx क्यूब। इसका मतलब इसका कॉम्पोनेंट कितना है डेरिवेटिव का, 3। यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर है 2, यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर है 3, तो हमें कौन सा लेना है, जो हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट कौन सा है, 3, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 3। और दूसरी चीज मैंने बोला था कि कंपोनेंट, हाईएस्ट कंपोनेंट फाइंड करना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि आप इसका भी देख रहे हो, इसका भी देख रहे हो, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव दोनों ही तरफ सिंगल डेरिवेटिव है, तो इसमें हाईएस्ट दोनों ही है सिंगल डेरिवेटिव। ऊपर जो केस था उसमें भी दोनों ही सिंगल थे, तो मुझे दोनों ही कंपेयर करने थे। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका डिग्री हाईएस्ट यहाँ पे 2, तो इस केस में 3, तो दोनों केस में मैक्सिमम जो होगा हमें वही आंसर में लिखना है, दैट इज 3। नेक्स्ट केस, y इज इक्वल टू x
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहां पे देखिए, इस केस में हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स यहां भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहां भी है, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है। आपने कभी देखा है कि +1 +2 में जो डिनोमिनेटर में अगर डेरिवेटिव हो, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर डिनोमिनेटर में हो, तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं? डिनोमिनेटर में तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? यहाँ पे इसको खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस टर्म। तो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा पहले। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से था, एक और आ गया, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर प्लस ए। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी जा सकती है। अब सोचिए, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ भी है, डेरिवेटिव यहाँ पे भी है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, लेकिन इसका कंपोनेंट फाइंड करना है। यहाँ पे इसका कंपोनेंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका ऑर्डर डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री हो गया 2। दोबारा से देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इस केस में हमें फाइंड करना था डिग्री। डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपको देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। कौन सा है? इस तरफ भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरफ भी फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका मतलब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? इसका कंपोनेंट, मतलब कि हाईएस्ट पावर। वो कौन सी है? यहाँ पे है इसका पावर 1, यहाँ पे है 3, तो सीधा सीधा लिख दीजिए मैक्सिमम जो है वो है 3। उसके बाद यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर। इस केस में आप जब भी इसे सॉल्व करोगे तब मैक्सिमम जो पावर है वो 2 ही आने वाली है, 2 से ज्यादा नहीं आने वाली, बिकॉज हियर इज a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे, इसका जो पावर है वो 3 ही आने वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड 3 है, तो आप कौन सा चूज करोगे? 3 वाला, तो डिग्री 3 है। इस केस में देखिए y इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे ठीक था, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। डिनोमिनेटर में तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे यहाँ पे इसे खत्म करना पड़ेगा। खत्म कैसे करेंगे? अब इसे खत्म करने के लिए इस तरफ ऊपर डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई करना था, अगर यहाँ करना है तो हमें पूरी इक्वेशन के साथ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। तो दोनों साइड करा, फाइंड कर लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट, तो अभी तक हमने क्या फाइंड करा है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हमने फाइंड करा ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ऑर्डर और डिग्री दोनों ही फाइंड करें, मतलब कि एक ऑर्डर और डिग्री की थोड़ी और एग्जांपल हम लेने वाले हैं, जिसमें हम ऑर्डर और डिग्री दोनों ही एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे साथ आप भी सॉल्व कीजिए और उसके बाद आंसर मैच कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पावर है 2/3 इज इक्वल टू 1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस केस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको डिग्री ऑर्डर दोनों फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो पार है दैट इज 2/3। आपको इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पार को ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करोगे? दोनों ही तरफ इस पार को ठीक करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3। दोनों तरफ टेक पार 3, मतलब कि क्यूब, बोथ साइड्स। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 dy अपॉन dx इज क्यूब। अब इस इक्वेशन में हमें फाइंड करना है कि जो ऑर्डर है वो कितना है, जो डिग्री है वो कितनी है। सबसे पहले फाइंड करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर क्या था? आपको फाइंड करना है हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? एक यहाँ पे डेरिवेटिव है, एक यहाँ पे डेरिवेटिव है। दोनों को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे इट इज सिंगल डेरिवेटिव, ये है डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है?
ऑर्डर है 2। अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री पे आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैं बताती हूँ। दिस इज a प्लस बी होल क्यूब। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब को सॉल्व करने के बाद ये सोचेंगे कि इसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री इसका 3 है, लेकिन आंसर 3 नहीं है। क्यों? डिग्री की डेफिनेशन पे जाइए, रिमाइंड कीजिए। डिग्री की डेफिनेशन थी कि आपको कंपोनेंट, हाईएस्ट कंपोनेंट किसका लेना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कंपोनेंट आपको लेना है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसका पार कितना है 2, तो यहाँ पे डिग्री 2 रहने वाली है, क्योंकि डिग्री किसकी देखनी है आपको, हाईएस्ट डेरिवेटिव की। हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री लेनी है, चाहे दूसरी तरफ लोएस्ट डिग्री की, जो लोएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पार ज्यादा हो, फिर भी आपको चेक किसका करना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का। ये आप कंफ्यूजन अपना दूर कीजिए। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यहां पे सबसे पहले आपको फाइंड करना है ऑर्डर। ऑर्डर के लिए क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स यहां भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहां भी है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, दिस इज सिंगल, दिस इज डबल, तो हम क्या आंसर देखेंगे, सिर्फ यही देखेंगे पूरी इक्वेशन में। तो सिर्फ आपको इसे चेक करना है, इसे चेक कीजिए। दिस इज डबल डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 2। इसका पार कितना है, नहीं है, मतलब कितना है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। नेक्स्ट इज 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका होल स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू आर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका भी आपको फाइंड करना है ऑर्डर एंड डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव ढूंढना है। डेरिवेटिव कैसे ढूंढोगे, हियर इज पावर 3/2, सॉरी इसकी पावर 3/2 है। तो यहाँ पे जो पहले वाला केस था, अगर आप याद करें, वहां पे था 1/3, तो हमने दोनों तरफ 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था। यहाँ भी इसकी पावर आप क्या लोगे, 2 लोगे, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये 2 खत्म करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर लोगे। दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू आर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, हियर इज डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव तो इसका मतलब हम इसे ही चेक करेंगे। इसे ही चेक करोगे, ये कौन सा डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, और इसका डिग्री कितना हो गया, इसका पार कितना है 2, डिग्री इज 2। कंफ्यूज मत हुइएगा, डायरेक्ट ऐसे ही मत लिखिएगा कि हमें ये तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सीधा सीधा देखोगे तो सीधा सीधा डबल डेरिवेटिव यहाँ पे है, इसे क्यों चेक करें। लेकिन इसका पार भी तो देखिए, वो है रेशनल में, तो यहाँ पे इसे खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए दोनों तरफ पार लेनी पड़ेगी। पार लेकर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। उसके बाद एक और है क्वेश्चन, इस तरफ लिखते हैं डी, दैट इज curly 4z upon curly x4 plus curly square z curly x curly y which is equal to, इसका होल स्क्वायर है and it is equal to x। अब यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। ऑर्डर डिग्री फाइंड करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव दोनों है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इन दोनों में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ पे कितना है डबल और यहाँ पे कितना है 4, तो हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला, इसे भूल जाइए। अब ये हाईएस्ट है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया
4, तो इसकी डिग्री कितनी है, जो इसकी पार है वो कितना है 1। तो इसका ऑर्डर हो गया 4 और डिग्री होगी 1। हमने ऑर्डर और डिग्री भी देख लिया कि कैसे फाइंड करते हैं। अब हम करने वाले हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर देखते हैं, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर टू फर्स्ट डिग्री ओनली। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव उसकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिग्री हो, डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड उससे ज्यादा ना हो, दैट इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर उसकी डिग्री 1 नहीं है, कोई और है, 1 के अलावा कोई और है, तो उसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सीधे शब्दों में बोले, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री इसकी 1 आती है, डिग्री तो आपने फाइंड कर ली, अगर किसी इक्वेशन में डिग्री आप फाइंड करते हो अगर वो 1 आती है तो भी उसी केस में ही देन ओनली दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज इट इज नोन एज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डिग्री उसका 4 आ जाता है तो इसका मतलब इट इज नॉन लीनियर। अगर उसका 2 आ जाता है तब भी वो नॉन लीनियर है। अगर 1 आ जाता है तो उसका मतलब वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखते हैं इक्वेशंस के साथ। पहला, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आपको किस किस का चेक करना है, डिग्री चेक करना है, डेरिवेटिव का और डिपेंडेंट वेरिएबल का। डिग्री डिपेंडेंट वेरिएबल की और उसके डेरिवेटिव की। अगर वो डिग्री 1 आती है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिग्री फाइंड करेंगे, इसका डिग्री हम इसे फाइंड करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, तो इसका कंपोनेंट 1 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है। डिग्री इसकी 1 आती है और इसके साथ साथ इसका भी पावर, इसका भी डिपेंडेंट वेरिएबल का 1 आता है, तो इसका मतलब क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस केस में हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करें। सबसे पहले होल स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिग्री इसके साथ साथ हमें इसे भी सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, उसका डिग्री चेक करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। यहाँ पे dy अपॉन dx जो है डेरिवेटिव, उसका पार्ट 1 है, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में आप देखोगे यहाँ पे 1 and 1, यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स को देखिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, y, तो यहाँ पे इसकी पार कितनी है 2, सो इट इज नोन एज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सीधे सीधे ये कौन सी होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज, मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको डेरिवेटिव के साथ साथ उसके वेरिएबल्स पे भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इज कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर माइनस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई इज इक्वल टू 0, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करना है कि लीनियर है कि नहीं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री ये है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी डबल है। तो इस केस में सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 2। अगर डिग्री ही 2 आ गई है तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉन लीनियर। यहाँ पे आप लिख दीजिए दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज x कर्ली z अपॉन कर्ली x प्लस y कर्ली z अपॉन कर्ली y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव भी देखिए और वेरिएबल्स भी देखिए। डिग्री इज 1, डिग्री भी 1 है, और वेरिएबल कंपोनेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी, उसका भी पावर 1 है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज
कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस इंटू कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर माइनस कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई, इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में भी आप डायरेक्ट देख सकते हो, जैसा कि इस इक्वेशन में था, आपने पिछला देखा ही नहीं, सीधा सीधा आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि इसकी डिग्री 2 है, और इसी केस में भी यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री उसका डिग्री 2 है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, सीधा सीधा इसकी डिग्री 2 है तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। सबसे पहले डिग्री देखिए, अगर डिग्री 1 है तभी आपको वेरिएबल देखने की जरूरत है, क्योंकि दोनों कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल भी हमें फाइंड करना है। डिग्री तो यहाँ पे इसकी 1 है, सीधा सीधा दिख रहा है। अब हमें वेरिएबल भी चेक करना है। कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल चेक करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y। हमें यहाँ पे y चेक करना है। यहाँ पे y पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन लीनियर। डिग्री तो 1 है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 नहीं है। नेक्स्ट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। अब इस केस में फाइंड करें। इस केस में देखिए, अब इस केस में जो डेरिवेटिव है वो चेक करें। हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो इसका डिग्री कितना है 1। अब हम वेरिएबल भी चेक कर लें। वेरिएबल इज y है, और यहाँ पूरी इक्वेशन में y यहाँ पे है, इसका डिग्री 1 है, तो इट इज ऑब्वियस लीनियर इक्वेशन। सो इट इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड लास्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका पावर है 3/2 प्लस, सॉरी यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस न्यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए, इस केस में जो डेरिवेटिव है वो ये है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसका डिग्री है 1। ओके, अब चेक कीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल, वो कौन सा है y। तो y की पावर यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे y की पावर, ये भी देखिए, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है। अगर इसको भी चेक करोगे, इट इज हेयर 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल y क्यूब, डिग्री इसकी 1 नहीं है, इसके पावर 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कितनी सारी एग्जांपल्स हमने सॉल्व करी। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट केस में क्या था, हमें क्या चेक करना था, पहले डिग्री फिर उसकी पावर। डिग्री और पावर यहाँ पे दोनों ही डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही 1 है, तो इट इज नोन एज लीनियर। यहाँ इस केस में ये नॉन लीनियर कहलाया, क्यों? क्योंकि इसका होल स्क्वायर सबसे पहले, इसकी जो डिग्री थी वो तो 1 आ गई, अब वेरिएबल चेक करना था, वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे सीधा सीधा 2 आ रही है, दैट इज नॉन लीनियर। दोनों ही केसेस कंडीशंस जो है वो नेसेसरी हैं, दोनों में कोई एक भी फॉलो नहीं होती है, तो इसका मतलब वो लीनियर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे चेक करें डबल डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव। अब उस केस में, डबल डेरिवेटिव के केस में क्या है, अब उसका डिग्री चेक करना है, डिग्री भी 2 आ गई तो हमें वेरिएबल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, दिस इज नॉन लीनियर। अब इस केस में भी देखिए, जो डेरिवेटिव है उसका डिग्री भी 1 है, और वेरिएबल जो है, वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल इज z, यहाँ पे उसकी बात ही नहीं हो रही, और उसके साथ साथ यहाँ पे सीधा ही लीनियर हो गया। उसके बाद इस केस में देखिए, इस केस में भी जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे जो है डबल डेरिवेटिव का डिग्री 2 है, इट इज नॉन लीनियर। इस केस में भी डेरिवेटिव का डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y, इसको सॉल्व करेंगे y की पावर 2, तो ये तो यहाँ पे नॉन लीनियर हो गया। इस केस में सीधा यहाँ पे भी देखिए, इस केस में
जो डेरिवेटिव है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसका डिग्री 1 है। अब क्या चेक करते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल इज y हियर, y है तो यहाँ पे y जिसका डिग्री पावर 1 है, सो इट इज लीनियर। उसके बाद चेक करिए, डेरिवेटिव तक तो ठीक है, डिग्री 1 है, लेकिन जो वेरिएबल है दैट इज y, उसका डिग्री अगर सॉल्व भी करोगे 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, y क्यूब है, ऑब्वियसली नॉन लीनियर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट फॉर एनी कांस्टेंट c, कोई भी कांस्टेंट गिवन है c एंड उसका फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x वेयर 5 of x is given as cex, c into exponential function x, in which the x belongs to r is a solution of dy upon dx is equals to y where x belongs to any r। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले ये आपके लिए एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, इसे dy upon dx आपको दिख रहा है और हमें साथ साथ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उसी के साथ एक क्लू दिया गया है दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू c e पावर x। तो c एक्सपोनेंशियल ऑफ पावर x, तो यहाँ पे हमें y सीधा सीधा दिया गया है, तो यहाँ पे y को यूज करें, क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ये केस उठाएं, dy upon dx, वेरी इजी, d ऑफ dx, y में क्या है गिवन है cex। अब यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करते हैं, c d upon dx इंटू ex का डेरिवेटिव क्या होता है ex, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया ex, और दिस इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये जो था ये हमें सीधा दिया गया है, इसके साथ मैच करके देखें सेम है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है y, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें क्या करना होगा, जो सॉल्यूशन है उसे प्रूव करने के लिए उस सॉल्यूशन को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके यूज करना पड़ेगा। तो यूज किया तो हमें सीधा सीधा दिखा कि दिस इज द सॉल्यूशन। तो उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, next question is show that for real constants a and b function yx is equals to a cos 2x and z is a function of x which is given as a sin 2x are the solution of equation d square z plus 4z is equals to 0 where x belongs to r। तो हमें यूज करना है, यूज करके कैसे यूज करें, हमें सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इसे यूज करें, सीधा सीधा सोल्यूशन डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4z। यहां पे z क्या गिवन है, सबसे पहले आप फाइंड करें सिंगल डेरिवेटिव विच इज d ऑफ dx, z क्या है b sin 2x है, b sin 2x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा, दिस इज कांस्टेंट हियर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं sin 2x, साइन थीटा
इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव दैट इज 2। उसके बाद हमें क्या करना था, डबल, तो डबल डेरिवेटिव कीजिए, मतलब किसका डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव ये हो गया, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना होगा, 2b cos 2x। कैसे, 2b बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे आ गया cos 2x, इसका डेरिवेटिव 2b cos थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू 2, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव 2, तो ये क्या हो गया, -4b साइन 2x। यहां तक हमने इसका डबल डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। डबल डेरिवेटिव सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। डबल डेरिवेटिव क्या है, 4b साइन 2x, इसकी वैल्यू ये रही, पुट कर दी, प्लस 4z, z क्या है, b साइन 2x। अब इसको देखिए, सेम सेम, माइनस प्लस कैंसल, तो ये क्या हो गया, 0, 0 इज राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू, अब ये राइट हैंड साइड क्या आ गया, तो इसका मतलब दिस गिवन फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप यहाँ पे लाइन लिखोगे, ऐसे ही जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहां पे भी आपको ऐसे ही लिखना है कि गिवन फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is, show that, third question, y is equals to e power iota x where x belongs to R is a solution of this given equation where x belongs to R। यहां पे भी हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में गिवन लिख लेते हैं, दैट इज e iota x, एंड उसके साथ साथ हमें गिवन है d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। वैसे ही हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो थी d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस y, तो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव, हमें करना है डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस। सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, e iota x, e पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, e x एज इट इज, एंड उसके साथ साथ पावर का भी डेरिवेटिव दैट इज आयोटा। उसके बाद डबल डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा, एज इट इज, और इसका दोबारा से डेरिवेटिव दैट इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आयोटा एक्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन में, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कीजिए, इसका आंसर था -e iota x प्लस y क्या था, x विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद वही लाइन आप दोबारा लिखोगे कि यस हेंस प्रूव्ड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question is fourth. Show that
y which is a function of x, 2x plus 1 is a solution of dy upon dx which is equals to 2y minus x where x belongs to r. वही हमें सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, फिर से वही y गिवन है, हमें क्या करना है dy अपॉन dx लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, dy अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ y विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1. तो डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा, सिंपली 2. 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव दैट इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली 2, अब हमें राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है. 2y माइनस 4x, y क्या था 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करी है y की वैल्यू 4x प्लस 2 माइनस 4x, कैंसल आउट विच इज कम्स आउट टू बी 0 एंड लेफ्ट हैंड राइट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो हेंस प्रूव, वही लाइन आप दोबारा लिखोगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, verify that y is equals to cos inverse minus x square by 2 and 2 cos y is equals to minus x square are the solution of equation. कौन सी इक्वेशन, sin y dy upon dx which is equals to x. कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन लेंगे y is equals to cos inverse minus x square by 2. cos लेफ्ट हैंड साइड cos y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. अब इस 2 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए. ठीक है, अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 कॉस का साइन माइनस साइन y इंटू फिर आ जाएगा थीटा का डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज dy अपॉन dx विच इज इक्वल्स टू माइनस 2x. उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, कैंसल आउट, क्या आ गया हमारे पास साइन y dy अपॉन dx विच इज इक्वल्स टू x. ये इक्वेशन वही बन गई जो हमें शो करनी थी. दोनों इक्वेशंस शो हो गई, तो वही लाइन आप दोबारा लिखोगे कि यस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई. कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिए, अब कुछ लॉग वाली वैल्यूज ले लेंगे. वेरीफाई दैट y is equals to 1 by x natural log of y plus c is a solution of dy upon dx y square 1 minus xy. अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज करें, फंक्शन log of y plus c. अभी क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए इस x वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x. विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे u इंटू v फंक्शन लगेगा, u एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 1/y इंटू dy अपॉन dx प्लस 0। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें dy कंपोनेंट को एक तरफ लेके आना है। क्या करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू, इसे इस तरफ लेके जाएंगे, पहले ये वैल्यू एज इट इज माइनस एक्स dy अपॉन dx, y एज इट इज dy अपॉन dx कॉमन 1/y माइनस ये यहाँ से x, इसे सॉल्व कर लीजिए, dy अपॉन dx 1 माइनस xy अपॉन y। इसके बाद क्या करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y पहले से ही था इंटू ये इस तरफ चला जाएगा y अपॉन 1 माइनस xy, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू y स्क्वायर 1 माइनस x इंटू y, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम तो डायरेक्टली तो जनरली नहीं आती है, लेकिन जो आती है वो आते हैं क्वेश्चंस उसके बेसिस पे, लेकिन वो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकोगे अगर आपको उस थ्योरम के बारे में पता है। थ्योरम इज existence and uniqueness of differential equation। इस थ्योरम को बोलते हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। एक्चुअली इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, जिसे हमें शॉर्ट फॉर्म में IVP भी बोलते हैं। ये क्या होती है एक्चुअली, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सपोज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करें, dy अपॉन dx हो, कोई भी dy अपॉन dx हो जो डिपेंड करे किसी फंक्शन पे, वो फंक्शन भी फर्दर x और y का हो, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इसके साथ ही कंडीशन दे दी गई हो। कंडीशन क्या, कि x जो है जो fx नॉट होगा विच इज इक्वल टू y नॉट, एक ऐसी कंडीशन भी दे दी गई हो। मतलब कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विच इज डिपेंड अपॉन दिस फंक्शन एंड फंक्शन इज ऑफ f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। उसके साथ साथ एक कंडीशन दे दी गई है। वो कंडीशन क्या है कि इनिशियल कंडीशन x नॉट अगर है वैल्यू, उस x नॉट पे जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू होगी y नॉट। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस दे दी गई हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद हम चलते हैं थ्योरम पे। थ्योरम क्या बोलती है, उसके लिए आप सपोज कर लें एक रीजन है, दिस इज ओरिजिन, y एक्सिस x। हमें थ्योरम में एक रीजन चाहिए। रीजन सपोज कीजिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल रीजन है। इस रेक्टेंगल के रिगार्डिंग जितनी भी वैल्यूज हैं वो फाइंड करें। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सपोज कीजिए इस पॉइंट पे, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक वैल्यू है जिसका नाम है x नॉट इनिशियल वैल्यू, और विद रिस्पेक्ट टू y ये है y नॉट वैल्यू।
और अगर यहाँ इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे क्या होगी वैल्यू, एक्स नॉट से कुछ कम वैल्यू होगी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है टुवर्ड्स द एक्स नॉट। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए इसकी वैल्यू है एक्स नॉट माइनस ए, और उसके विद रिस्पेक्ट यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, y नॉट, यहाँ पे भी y से कम वैल्यू होगी, सपोज यहाँ पे है y नॉट माइनस बी वैल्यू। और यहाँ पे अगर इस कंडीशन में देखें तो इस कंडीशन में सपोज करें इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एक्स नॉट प्लस, इससे कुछ बड़ी, इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी, दैट इज एक्स नॉट प्लस ए। उसके विद रिस्पेक्ट यहाँ पे देख लें वो वैल्यू क्या रहेगी, एक्स नॉट प्लस बी, सॉरी वाई नॉट प्लस बी। अब इस रीजन में हमें फाइंड करना है कि कोई भी फंक्शन, क्योंकि जब भी हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और उसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो दो क्वेश्चन हमारे पास एक अराइज होते हैं। फर्स्ट, कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, मतलब ऐसी कोई कंडीशन है कि जिसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ सिंगल मतलब कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसपे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है उसका यूनिक सोल्यूशन हो और सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। दूसरा क्वेश्चन, एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, बाकी उससे ज्यादा जितने मर्जी हो लेकिन एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि यूनिक सोल्यूशन हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो, कोई और सोल्यूशन ना हो। कैसी है, इन दोनों कंडीशंस को, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए थ्योरम यूज होती है जिसका नाम है एक्सिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। उसमें हमें सबसे पहले पता करना होता है कि वो ऐसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। दूसरा हमें पता करना होता है कि उसमें यूनिकनेस है या नहीं। तो उसके लिए थ्योरम क्या बोलती है, इफ कोई दो वैल्यूज हैं एक्स एंड वाई, इट इज continuous at all points x and y in rectangle। कौन सी रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल में कोई ऐसा पॉइंट x और y है, कंटिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ x और y उस रेक्टेंगल में। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, r such that mod of x minus x naught, वो x वैल्यू और उसके साथ साथ ये पर्टिकुलर वैल्यू, उसका मोड जो है वो होना चाहिए लेस देन ए। वो ए पॉइंट क्या है, वो ए पॉइंट यहां कहीं भी होगा। और उसके साथ साथ दूसरा, y माइनस वाई नॉट शुड बी लेस देन b। और ऐसी कंडीशंस, मतलब कि बोल रहे हैं कि एक x और y है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या, अगर वो कंटिन्यूअस है, अगर कोई x और वैल्यू कंटिन्यूअस है उस गिवन रीजन में, कोई भी गिवन रीजन हो, वो कौन सा रीजन है, वो डोमेन है। सपोज यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया गया है, एक एग्जांपल है, तो अगर वहां पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस की कंडीशन क्या होती है, ये वाली, एंड और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, बाउंडेड इन आर। बाउंडेड भी होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। अब बाउंडेड के लिए क्या कंडीशन है, बाउंडेड के लिए कंडीशन है f, मतलब कोई भी फंक्शन किसका हो, x और y का, उसका मॉड ले लीजिए, वो मॉड होना चाहिए लेस देन इक्वल टू एनी कांस्टेंट k। एनी कांस्टेंट k, अब वो k क्या है, कोई भी k जिसमें जो x और y वैल्यू फॉर ऑल x और y बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हैं, कंटिन्यूअस भी है, बाउंडेड भी है। कंटिन्यूअस मतलब ये कंडीशन फुलफिल करे, बाउंडेड मतलब ये कंडीशन फुलफिल करे, तो उसका मतलब क्या होगा, देन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था
क्या ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करती है जिसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो? यस, वो कौन सी कंडीशन है? इफ x और y कोई भी ऐसी वैल्यूज कंटिन्यूअस एट ऑल दिस पॉइंट्स इन द रेक्टेंगल, उस डोमेन में, सच दैट x माइनस एक्स नॉट मॉड शुड बी लेस देन a, वो a इस एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, y माइनस वाई वन उसका मॉड वुड बी लेस देन b, वो b इस एक्सिस पे होगा। उसके साथ साथ बाउंडेड भी होना चाहिए। बाउंडेड होना चाहिए मतलब कि फंक्शन एफ एक्स वाई फंक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू एनी कांस्टेंट, any constant, suppose there is constant k, then initial value problem has at least one solution। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया। और दूसरी तरफ दूसरा एक जो क्वेश्चन था, क्या यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या नहीं, तो वहां पे क्या है, इफ करली y अपॉन करली x, यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव, अगर उसका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस है at all points in x and y where x and y belongs to R, ये लिखेंगे आप, where x and y belongs to R, and उसके साथ साथ वो बाउंडेड भी है। बाउंडेड कैसे है? बाउंडेड के लिए कंडीशन क्या है, जैसे यहाँ पे कंडीशन थी मॉड इज लेस देन इक्वल टू k, वैसे ही इसके लिए भी कंडीशन है करली y करली x, उसका जो मॉड होगा इट शुड बी उस फंक्शन, सॉरी करली f अपॉन करली x, यहाँ पे भी सॉरी करली f है, करली f अपॉन करली x, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू एनी कांस्टेंट, सपोज दैट कांस्टेंट इज m फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, वही यहाँ पे लिख दीजिए फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन IVP has unique solution। अब क्या है, अगर कोई भी फंक्शन f, कोई भी फंक्शन दैट f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, अगर वो कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन द रेक्टेंगल, तो वो डोमेन दिया गया है उसमें अगर ये कंडीशन फुलफिल हो और उसके साथ साथ बाउंडेड की कंडीशन भी फुलफिल हो, तो उसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन है। लेकिन अगर फंक्शन की बजाय उसका डेरिवेटिव ले लिया जाए, बाकी सारी इक्वेशंस कंडीशंस वही अप्लाई की जाए, तो इसका मतलब वो उसका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन हो सकता है। तो इसके साथ हमने करा इस थ्योरम की स्टेटमेंट्स, हमें इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बुक में और आपके सिलेबस में इसे डिटेल में नहीं बताया है, और उसके साथ साथ आपके सिलेबस में भी इसे डिटेल में नहीं करना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पे जाएंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन में आप याद रखेंगे, लिप्सिट्ज कंडीशन। कौन सी कंडीशन? लिप्सिट्ज कंडीशन। इस कंडीशन में क्या है, सिर्फ छोटा सा पॉइंट याद रखना है, फंक्शन x y2 माइनस फंक्शन x y1, उसका मॉड ले लीजिए, इट शुड बी लेस देन m सच दैट m के साथ क्या होगा, y2 माइनस y1। ऐसी कंडीशंस को क्या बोलते हैं, लिप्सिट्ज कंडीशन। ये फेमस कंडीशन है। ये कंडीशन कैसे अप्लाई होती है, जो यूनिकनेस सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन थी, जो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए कंडीशन थी, जो लिप्सिट्ज कंडीशन की थी, उन सभी को कैसे अप्लाई करेंगे वो हम आगे आपको क्वेश्चंस में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कंडीशंस का फॉर्मूला क्या है, कैसे वो अप्लाई होंगी, कौन सा हमें टर्म यहाँ पे यूज करना होगा। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के लिए मतलब कि हमें ये तो पता चल गया, अगर हम सीधा सीधा बोलें कि एग्जिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए और यूनिकनेस के लिए क्या होना चाहिए। अगर हम सिर्फ ऐसे याद रखें तो क्या हो, फंक्शन f कंटिन्यूअस होना चाहिए एट दैट पॉइंट दैट इज रेक्टेंगल, और उसके साथ साथ f बाउंड भी होना चाहिए एट t, मतलब कोई भी रेक्टेंगल, और उसके साथ साथ यूनिकनेस के लिए जो उसका डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए एट t, और वही डेरिवेटिव जो है वो बाउंड होना चाहिए एट t, देन वो यूनिकनेस है। तो इस कंडीशन में
यहाँ पे ये बाउंड की कंडीशन लगाई गई है, अगर आपको याद हो तो ये जो कंडीशन है इसी कंडीशन को बोलते हैं लिपस्टिट्स कंडीशन। तो याद रखेंगे आप। तो इसके साथ हम आगे करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, डज द सॉल्यूशन y इज अ फंक्शन ऑफ x of ordinary differential equation dy upon dx is equals to f of x, where fx is defined as when x is negative, x is less than 0, then fx is equals to 0. If x is equal to 0 and greater than 0, then fx is equals to 1. Means जब x नेगेटिव है तो x की वैल्यू लेस देन 0 है तब फंक्शन जो है 0 है। अगर x पॉजिटिव है या फिर 0 है तो उसका फंक्शन का वैल्यू 1 है। तो हमें क्या करना है, गिवन जो है, क्योंकि जो x इज लेस देन 0 है तो फंक्शन भी 0 है, तो सपोज कर लीजिए वो कोई भी वैल्यू c कांस्टेंट वैल्यू है जहां पे ये जो फंक्शन है उसका वैल्यू 0 है। दूसरी तरफ अगर x पॉजिटिव है तो उसका वैल्यू कितना है, x पॉजिटिव के लिए ले लें, x पॉजिटिव के लिए है x प्लस c, मतलब कि x तो है ही प्लस कोई भी ऐसी कांस्टेंट टर्म जो ये है वो इसके साथ प्लस हुई है। तो उसी टाइम अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए तो डिफाइन कर दिया, तो उसी टाइम हम उस फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं जब x इज ग्रेटर देन 0। एक ही टाइम पे ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि एट द सेम टाइम दिस फंक्शन हैज नो डेरिवेटिव। एक ही टाइम के पे एक फंक्शन का एक डेरिवेटिव हो सकता है, दो डेरिवेटिव नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा डेरिवेटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन dy अपॉन dx इज इक्वल टू y। यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू दी गई है, उसके साथ साथ y इज x। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है, दैट इज y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, मतलब हमें x नॉट y नॉट भी पता है फॉर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमें थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, fx इज इक्वल टू y और उसका डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इसका करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू करली y बाय करली x क्या आ जाएगा 1। मतलब कि अगर हम लिखें किसके साथ करेंगे, dx अपॉन dy, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे dfy xy, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू 1। तो उसके साथ साथ हमें कंडीशन दी गई है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम fx नॉट इज इक्वल टू y नॉट, जहां पे इसको अगर आप कंपेयर करोगे दिस इज x नॉट विच इज इक्वल टू 0, दिस इज y नॉट विच इज इक्वल टू 1। तो अप्लाई करें कंटिन्यूस प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। x माइनस एक्स नॉट अगर करें, x में x नॉट माइनस करें मतलब 0 माइनस करें, इट इज लेस देन a, कोई भी a वैल्यू से लेस होगी। अगर आप उसमें 1 माइनस भी करें तो भी वो वैल्यू b से कम होगी। उसके साथ साथ ये कंडीशन अप्लाई करें, उसके साथ साथ बाउंडिंग की कंडीशन भी लगाइए, तो वो लेस देन उसका मॉड, अगर इसका मॉड भी फाइंड करेंगे वो लेस देन एनी कांस्टेंट फंक्शन दैट इज k, वहां से भी रहेगी। तो इसका मतलब दोनों फंक्शन अप्लाई होते हैं। यहाँ से ये पता चल गया कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इसका जो डेरिवेटिव है यहाँ पे 1, ये जो 1 है इस पे भी आप अप्लाई करें वही कंडीशन, लिपस्टिट्स कंडीशन अप्लाई करके देखें, या फिर आप इस डेरिवेटिव को कंटिन्यूअस एंड बाउंड प्रूव कर, क्योंकि अगर यहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो कंटिन्यूअस और बाउंड है, तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी अप्लाई करें, यहाँ पे भी करें, और उसके साथ साथ मतलब कि वैल्यू के साथ वैल्यू पे अप्लाई करने की बजाय डेरिवेटिव पे अप्लाई करें, पार्शियल डेरिवेटिव पे, तो उसके साथ साथ ये बाउंडेड भी होगी और कंटिन्यूअस भी होगी। तो हमने डायरेक्टली लिख दिया कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी है, बाउंडेड भी है, दैट मीन्स उसका यूनिक सोल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द इक्वेशन dy अपॉन dx माइनस e पावर माइनस y इंटू x हैव यूनिक सोल्यूशन। क्या इसका यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या नहीं? सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन में गिवन क्या क्या है, dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप dy को एक तरफ, मतलब इसे इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा ey, तो ये तो यहाँ पे खत्म ही हो गया। तो दोनों तरफ क्या करोगे आप, इंटेग्रेशन करें, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको खत्म करने हैं dy एंड dx। तो खत्म करने के लिए इंटेग्रेशन करोगे, तो दोनों तरफ इंटेग्रेशन करोगे, लिखिए इंटेग्रेशन बोथ साइड्स। तो यहां पे करोगे ey
यहाँ पे आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू x dy x dx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दिस इज y, इसके साथ साथ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ओके। और यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेशन करा तो कांस्टेंट लगेगा। तो यहाँ पे आपने देखा, उसके बाद आपको चाहिए y वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे y वैल्यू नहीं है, हमें y वैल्यू सॉल्व करनी थी, इसीलिए हमने ये सभी कुछ किया। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ क्या लगा दोगे, लॉग लगा दोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग खत्म करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। दोनों तरफ क्या लगाना था, हमें दोनों तरफ लगाना था लॉग। तो इस पे क्या, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि ये सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या नहीं। अब यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको ये जो वैल्यू है सी वैल्यू, ये पॉजिटिव चाहिए। अगर ये पॉजिटिव रहेगी और उसके साथ साथ तभी ये पूरी ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगी, और ये पूरी ब्रैकेट भी पॉजिटिव रहनी चाहिए। ये ब्रैकेट पूरी पॉजिटिव है तभी उसका लॉग जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तभी जो y है वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब यूनिकनेस हो सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि ये कांस्टेंट वैल्यू और उसके साथ साथ ये पूरी ब्रैकेट तभी कांस्टेंट पॉजिटिव रहेगी, जिसकी वजह से लॉग खत्म करने के बाद, लॉग यूज करने के बाद ये जो y वैल्यू है ये भी कांस्टेंट रहने पॉजिटिव रहेगी। तो ये करने के लिए ये जो वैल्यू है तभी पॉजिटिव। लेकिन अगर आप कहें ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, हमने जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व करा था, कुछ क्वेश्चन में भी लिखा था कि जो ये सी वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये पॉजिटिव तो हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव कितनी पॉजिटिव वैल्यू, ग्रेटर देन 0, बहुत डिफरेंट वैल्यूज होगी। तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी, हियर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस ब्रैकेट, देयरफॉर वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो यहाँ पे हम यूनिकनेस की बात नहीं कर सकते हैं ड्यू टू ओनली द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी। क्योंकि अगर इसे एग्जिस्ट करना है, सबसे पहले यूनिकनेस से पहले तो हमें ये पता करना है कि एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। एग्जिस्ट करने के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, ये वैल्यू तभी पॉजिटिव रहेगी, तभी पॉजिटिव रहेगी अगर सी पॉजिटिव है। सी पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, तभी ये पॉजिटिव। तो ठीक है, पॉजिटिव तो हो सकती है, लेकिन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू तो डिफरेंट होंगी, बहुत सारी पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि सी इज एनी कांस्टेंट इन दैट इक्वेशन। तो सी इज अगर कांस्टेंट वैल्यू है और पॉजिटिव है और डिफरेंट वैल्यूज है, तो उसका मतलब ये पूरी इक्वेशन उसके साथ साथ डिफरेंट वैल्यूज देगी। ये डिफरेंट वैल्यूज देगी तो यहाँ पे क्या है y, तो y की भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। डिफरेंट वैल्यूज आएगी तो यहाँ यूनिकनेस की तो बात कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे इसके डिफरेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, examine dy upon dx which is equals to mod of root y when y function of 0 which is equals to 0 for existence and uniqueness। हमें ये थ्योरम एग्जामिन करनी है। तो क्या करोगे, सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखोगे which is given as f(x,y) is equals to given फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इनिशियल कंडीशंस, वो क्या है, x नॉट भी 0, y नॉट भी 0। देखिए यहाँ पे दोनों 0 है, लिख दिया। उसके बाद कंसीडर करें रेक्टेंगल टी, जिसमें सच दैट आपको लगानी है कंडीशन कंटिन्यूअस के लिए। कंटिन्यूअस के लिए लगाइए x माइनस एक्स नॉट लेस देन ए, एक्स नॉट भी 0 पुट किया, y नॉट भी 0 पुट किया। अगर कंटिन्यूअस है उसके साथ साथ ये बाउंड भी है किस पे, दोनों वैल्यूज 0 0 पे, ये बाउंडेड फंक्शन भी है, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू अगर इक्वल टू 0 है तो उसका मतलब लेस देन 0, दोनों कंडीशंस है k के लिए अप्लाई होती है, तो वो बाउंड भी होगा। उसके साथ साथ हम करेंगे चेक यूनिकनेस, जिसके लिए हम लिपस्टिट्स कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशन अप्लाई किया सबसे पहले, उस पे वैल्यूज पुट करें। y2 है तो यहाँ पे फंक्शन y, यहाँ पे y2 लिखोगे। जब y1 है तो इस फंक्शन में y1 लिखोगे, वैल्यूज पुट करी, y2 माइनस y1 एज इट इज लिखा। और यहाँ पे अगर आप इसे ऑब्जर्व करें, अगर y वैल्यू अगर 0 हो गई, ये जो y वैल्यू ही 0 हो गई, तो ये पूरी वैल्यू 0 है, ये पूरा फंक्शन ही खत्म हो गया, तो ये कंडीशन पूरी वायलेट हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों, y 0 होने से पूरी कंडीशन वायलेट क्यों हो जाएगी, कैसे, क्योंकि अगर y1 की वैल्यू भी आप 0 रखोगे
और उसके साथ साथ या फिर आप पॉजिटिव वैल्यू भी रखोगे y2 की पॉजिटिव वैल्यू और y0, y1 खत्म हो गया और y2 इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशंस तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, दिस कंडीशन इज वायलेट। तो उस कंडीशन पे आप क्या करिए, आप दोबारा से इस कंडीशन को कैसे लिखोगे, यहाँ पे y1 0 भी हो जाता है और y2 पॉजिटिव भी हो जाएगा, तब भी क्या फर्क पड़ेगा, इस कंडीशन में दोबारा अप्लाई करके देखें। y1 को आप 0 पुट करोगे और y2 को एज इट इज लिखने दोगे क्योंकि वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसका मॉड खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू अंडर रूट अपॉन y2। अगर इसको रैशनलाइज करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, y2 अंडर रूट में आ जाएगा। तो लिपसिट्स कंडीशन है वो अगर अप्लाई करके देखेंगे वो अप्लाई ही नहीं होगी, क्योंकि इस कंडीशन में y1 तो कहीं है ही नहीं, y1 तो 0 पुट हो गया है, 0 यहाँ पे 0 अप्लाई हो रहा है, 0 हो रहा है तो यहाँ पे ये कंडीशन ही अप्लाई नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन dy upon dx इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। आपको एक गिवन है कि जब x और y दोनों ही 0 नहीं है उस टाइम इक्वेशन है 4x³ y अपॉन x4 प्लस वाई स्क्वायर। जब दोनों ही वैल्यूज x है तो जो fx वैल्यू है x इंटू वाई वैल्यू वो भी 0 है। उसके साथ साथ इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं जहां पे x0 और y0 भी 0 है, ये हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस और बाउंडेड है। वो वही कंडीशंस लगानी है, x माइनस x0 वाली, लेस देन a लेस देन b वाली कंडीशन लगाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा कि ये दोनों ही कंटिन्यूअस भी है और बाउंडेड भी है, मतलब कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है विद 0 0। अब यूनिकनेस कैसे प्रूव करेंगे, यूनिकनेस के लिए अप्लाई करने के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी लिपसिट्स इक्वेशन। उसके लिए हमने ये कंडीशंस थी, ये कंडीशन लगाई, m वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब कंडीशन लगाई, इस कंडीशन पे हमें वैल्यू x इंटू y1, मतलब यहाँ पे y1 रहेगा एज इट इज, माइनस y2 बाकी इक्वेशन एज इट इज, अपॉन y1 माइनस y2 मॉड। उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ ये इक्वेशन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका एलसीएम लोगे, ये टर्म इसके साथ, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, बाकी सारा कुछ एज इट इज रहेगा। उसके बाद इस यहाँ पे देखिए ये भी एज इट इज, नीचे भी एज इट इज, सिर्फ ऊपर कंडीशन में चेंज होगा इक्वेशन में। वहां पे क्या 4x³ यहाँ पे भी 4x³ यहाँ पे भी कॉमन है तो कॉमन लिख दिया। बीच में क्या बचा y1 माइनस y2 एंड उसके साथ साथ बचा 4x माइनस y1 इंटू y2, ये बचा। उसके बाद बाकी कंडीशन एज इट इज। अब उसके बाद y1 और y1 माइनस y2 ये दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि ये भी मॉड में है और ये भी मॉड में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या बचा 4, इसका सारा मॉड ओपन कर दीजिए, x³ भी मॉड में है, ये वैल्यू भी मॉड में है, ये भी वैल्यू भी मॉड में है। तो ये क्या हमारे पास इस इक्वेशन के साथ हम लेफ्ट करते हैं। तो इस इक्वेशन में जो हमारे पास बचती है, यहाँ पे अगर x वैल्यू x इज अप्रोचेस टू 0 देन होल इक्वेशन वुड बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब ये जो इंफिनिटी है, इंफिनिटी इज इंफिनिटी बिलोंगिंग टू m, क्योंकि वो कंडीशन क्या थी, लिपसिट्स इक्वेशन लगा के वहां पे लिखते थे लेस देन इक्वल टू m, लेस देन इक्वल टू m। ये m जो है, जो इंफिनिटी और 0 इसके साथ बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि अगर इफ 0 बिलोंग्स टू रेक्टेंगल देन लिपसिट्स इक्वेशन कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो यूनिकनेस जो कंडीशन है वो भी नहीं अप्लाई हो सकती है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे कर दिए। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई होगी उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके दोबारा से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में xy इज इक्वल्स टू c, xy इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा है, c। अब वहीं से हमें एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, क्योंकि कांस्टेंट तभी एलिमिनेट होगा अगर हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसे एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू वी, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या आ गया विच इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू cos ऑफ ax। अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है? a। इसे एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट तो करना ही है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx माइनस साइन ax। थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? a एज इट इज आ जाएगा। इस इक्वेशन को मान लें 1, इस इक्वेशन को मान लें 2, क्योंकि अभी भी a है तो अभी हम इसे खत्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे आप। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखोगे? यहाँ पे ax की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें a खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। ये क्या आ जाएगा? cos इनवर्स y आ जाएगा। cos इनवर्स y, और उसके साथ साथ एक और कंडीशन बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा ax है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ से हमें कॉस साइन ax की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों करनी है आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ax, और इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट। अब इसके बाद अगर हम यूज करें इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 क्या है? y की वैल्यू है cos ax, तो cos ax क्या है? y। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ ax इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब ये जो अंडर रूट है, इस वैल्यू को आप पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू माइनस a साइन की जगह a एज इट इज, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गई। अब यहाँ पे इसे आप वाई डैश भी लिख सकते हो, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? इक्वेशन नंबर, जो इक्वेशन यहाँ पे हमने मानी थी ax, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लें, इसे ही हम अभी यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जो ax है, यहां से हम a की वैल्यू यूज करेंगे। a क्या आ जाएगा? यहाँ से a आ जाएगा x cos इनवर्स y अपॉन x। cos इनवर्स y अपॉन x आ जाएगा। यहां से मैं लिख लेती हूँ a इज इक्वल टू cos इनवर्स y अपॉन x। इसी को मैं यहाँ पे इस वैल्यू में पुट करूंगी, y cos इनवर्स y अपॉन x 1 माइनस y स्क्वायर। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। तो मैंने क्या किया? इक्वेशन मुझे गिवन थी, सबसे पहले तो मुझे इसे खत्म करने के लिए डिफरेंशिएट तो करना ही था। डिफरेंशिएट किया, अभी भी मेरे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो बचा पड़ा है। तो मैंने क्या करा? यहाँ से इक्वेशन, यहाँ से मैंने क्या करा? ax की वैल्यू निकाली। उसके साथ साथ मैंने क्या करा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट करनी थी। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कैसे निकालूंगी? साइन और कॉस आपस में कैसे रिलेटेड है? इस फॉर्मूले के साथ। इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज करा। हर एक फॉर्मूला यूज करने का एक रीजन है कि यही क्यों यूज करा, क्योंकि मुझे साइन और कॉस का रिलेशन चाहिए था। यहाँ से मैंने साइन की वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन में पुट करी, तो मेरे पास ये आंसर बना। इस आंसर को मैंने किया इक्वेशन नंबर 2 में पुट, ये सेकंड में करा, जिसमें मुझे ये आंसर मिला। इसी को, इसके बाद मैंने क्या करा? यहाँ पे इस इक्वेशन को जिसे मैंने बचा के रखा था, इसे मैंने अभी यूज करा। ए वैल्यू जो थी यहां से निकाली और इस डेरिवेटिव में वैल्यू पुट कर दी। जब मेरे पास आंसर में ए खत्म हो गया तो वही मेरा आंसर होगा, वही हम रुक जाएंगे। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू a cos ऑफ ax। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? a। दिस इज थीटा, यहाँ पे है कांस्टेंट a। हमें इसे एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कीजिए, कैसे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कीजिए, आ जाएगा y डैश a माइनस a साइन ax, क्योंकि a एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव a। अब यहाँ पे अभी भी एक बचा हुआ है। अभी भी अगर बचा हुआ है तो हमें अभी क्या करना है? इस पर सबसे पहले
इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आए क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इक्वेशन को खत्म करने के लिए इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कैसे करेंगे? स्क्वायर करके। पहले स्क्वायरिंग कर दीजिए, फिर एडिंग कर दीजिए 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश ऑन ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्योंकि ये खत्म हो जाएगा पूरा, सिर्फ ए स्क्वायर हमारे पास बचेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। अब ये खत्म कैसे होगा? अगर इसका दोबारा से डेरिवेटिव किया जाए, दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएटिव करते जाए जब तक ये खत्म ना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा 2y वाई डैश प्लस इसका क्या हो जाएगा 2y डैश अपॉन ए, उसके बाद डबल डैश, और यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा खत्म। तो हमारे पास क्या बचा? इसका डेरिवेटिव करा, 2 पावर आगे y टू y डैश प्लस ये पावर आगे ये एज इट इज y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया? ये खत्म हो गया। यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अ कल्चर इनिशियली हैज पी नॉट नंबर ऑफ बैक्टीरिया। पहले पी नॉट नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अगर नंबर ऑफ बैक्टीरिया पी हुए तो ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया, जिसके लिए हमें फाइंड विद रिस्पेक्ट टू टी एट एनी टाइम टी, मतलब हम उसका डेरिवेटिव लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया पी नॉट से इनिशियली पी नॉट थे, फिर चेंज हो रहे हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हैं। हमें क्या निकालना है? डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो रहा है एट एनी टाइम टी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो हम क्या करेंगे? इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कोई भी कांस्टेंट ए बी सी के कोई भी लगा देंगे। और इसके लिए इनिशियल कंडीशन क्या थी? पी नॉट थी इनिशियल कंडीशन के, जब कोई भी ग्रोथ नहीं थी उस टाइम नंबर ऑफ बैक्टीरिया को लिखेंगे पी नॉट, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी इजी। उसके बाद है अ क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अ क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ओरिजिनली वेइंग x0 ग्राम्स। सबसे पहले जो सब्सटेंस था, सबसे पहले उसका वेट था ओरिजिनली, मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में x0 है, उसका रेट इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट। और उसके बाद हाफ ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी लेफ्ट, 2 साल के बाद ओरिजिनल क्वांटिटी हाफ हो गई। फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बाद में 2 साल बाद कितना बचा, हमें ये फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सीधा सीधा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। 2 साल 5 साल कुछ भी नहीं देखना है। क्या है कि यहाँ पे x नंबर थे बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रहे हैं, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ दैट इज क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट इज x। तो यहाँ पे भी वैसे कीजिए, कांस्टेंट हटाइए, प्रोपोर्शनलिटी हटाइए और कोई भी कांस्टेंट लगा दीजिए। और जिसके लिए हम क्या करेंगे? कंडीशन क्या लगाएंगे? विद रिस्पेक्ट टू जो x नॉट था, x नॉट क्या था? 0 पे क्या था? नॉट। 0 पे क्या था? नॉट। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि जो कंडीशन थी हमें लेफ्ट ओवर को कैसे यूज करना था, वेयर जो यही जो कंडीशन है इट इज लेस देन 0, जिससे हमें ये समझ लगेगा कि जो क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एज टाइम ओवर्स, टाइम पासेस, जो ये क्वांटिटी है वो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि ये हाफ रह गई थी आफ्टर 2 इयर्स। तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इस लाइन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये कंडीशन इतनी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे दी गई है स्पेशली। तो इसी के साथ हमने MTE 08 यूनिट 1
जो थी नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया है। इसमें जितने भी टॉपिक थे सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। जो भी क्वेश्चंस बेसिक बन सकते थे, डायरेक्ट हमने क्वेश्चन से ही शुरू किया है, लेकिन उसके साथ साथ हम साथ साथ में समझाते गए कि कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन को हमने अप्लाई किया है। तो पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और उसके साथ साथ आपको ये फर्स्ट चैप्टर इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और उसके साथ साथ बेल आइकन दबाते रहें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन जब भी वीडियो है आपको मिलता रहे। और आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सी वीडियो और भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले और हम आगे भी नेक्स्ट और भी वीडियोस बनाते जाएं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।